हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे एनआईओएस की क्लास 12th। सब्जेक्ट हमने लिया था पॉलिटिकल साइंस और उस पॉलिटिकल साइंस से हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फंडामेंटल राइट। उसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या था, मौलिक अधिकार। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था और लगभग कुछ पोर्शन हम इस चैप्टर का पढ़ चुके थे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में। इस वाली क्लास में हम लोग जितना पार्ट रह गया है उसके बाद जो रिमेनिंग बातें हैं उन सब टॉपिक्स को हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जरा सा एक रिकैप करते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। बेसिक बातें पढ़ी थी कि फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, और उसी में हमने ये पढ़ा था कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं कितने। तो उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 6। ठीक है, फंडामेंटल राइट थे हमारे 6, लेकिन पहले कितने थे, हमारे 7 थे। और एक जो हटाया गया वो कौन सा था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो हमने ये सब बातें तो इससे पहले वाले वीडियो में देख ली और जिसके अंतर्गत हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया था, राइट टू फ्रीडम ये भी हमने पढ़ लिया था। तो आज इस वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 4 टॉपिक हैं, इनको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो राइट टू इक्वालिटी तो हम लोग पढ़ चुके थे, राइट टू फ्रीडम ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, है ना, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाँ, आज हमने पढ़ना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के दृष्टिकोण से कि किसी को भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको लिखता जाऊंगा। बाकी आपका क्योंकि माध्यम ही हिंदी है तो आप शब्दों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश माध्यम वालों के लिए डिफिकल्टी होता है कि उनको वर्ड कहाँ से मिलेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ये हमारे संविधान में कहां पर लिखे हुए हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में। ठीक है, हिंदी में आर्टिकल को क्या कहेंगे, अनुच्छेद। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये भी हमारा मौलिक अधिकारों में से एक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हमें समझने से पहले कुछ बातें थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, अंग्रेजों का शासन था, उन लोगों ने के टाइम पे क्या होता था, वो लोग हिंदुस्तानियों का शोषण करते थे। अब शोषण का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा समझिए कि हम लोगों से जानवरों से भी बदतर काम करवाते थे। मतलब मजदूरी कराओ, काम कराओ इनसे, दिन भर दिहाड़ी वगैरह, और इनको उसके बदले में जो दिहाड़ी बनती है, जो रकम बनती है, वो नहीं दी जाती थी। काम तो करवा लिया पूरा, मजदूरी वगैरह सब कुछ कराओ इनसे, लेकिन इन्हें उसके बदले का जो भत्ता है, जो पैसा है, जो वेजेस हैं, वो सब नहीं देने हैं हमने। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें ये लोग करा करते थे। ठीक है, तो साथ ही साथ उस समय पे क्या होता था, जमींदार वगैरह भी हुआ करते थे। ये क्या होते थे, ये लोग किसानों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी रकमों पर, और उनका उस पे क्या करते थे, जैसे ब्याज पे पैसा दे दिया, 100 रुपए अगर पैसे दिए तो उस पे इंटरेस्ट कितना लगाते थे, 200 रुपए। सोचो, मूल रकम से भी 200 गुना ज्यादा पैसा। तो ये सब शोषण ही तो हो रहा है। आप किसी को 100 रुपए दे रहे हैं और 200 रुपए उस पर ब्याज लगा रहे हैं, तो वो अगला कहाँ से चुका पाएगा। वो बेचारा जिंदगी भर मूल रकम तो दे नहीं पाता था, उस ब्याज के एवज में ही उसके यहाँ मजदूरी, काम धाम और अपनी खेती बाड़ी करके उसका जो इंटरेस्ट होता था ब्याज के तौर पर अपना, वही देता रहता था। तो ये सब चीजें क्या है, ये शोषण कहा जाता है, जिसमें आप किसी का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या समझना है कि शोषण के विरुद्ध है। अब मतलब अब ये शोषण नहीं होगा। ठीक है, जैसा पहले होता था वैसा अब नहीं होगा। तो अब नहीं होगा, तो उसमें 2 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी चीज नहीं होंगी, एक तो भाई फोर्स्ड लेबर नहीं होगी। मैंने आपको अभी बताया ना कि फोर्स्ड लेबर क्या था, जिसमें अंग्रेज क्या करते थे,
काम करवा लिया, उसके बदले सैलरी नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता था? फोर्स्ड लेबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। मतलब काम तो करवा लिया लेकिन उसके बदले उसको आप उसका वेज ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? फोर्स्ड लेबर को बेगार। लिख रखा मैंने, देख लेना, बेगार। ठीक है, बेगार का मतलब बिना मजदूरी का काम कराना। समझ गए आप क्या कहते हैं? जैसे मजदूरी करते हैं ना लोग, आपके खेत में आपने कोई मजदूर लगवाए, कोई आप कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो लोग हर दिन अपना कुछ पेमेंट लेके जाते हैं ना, 500 रुपए, 600 रुपए। अब सोचिए कि आप किसी से काम करा रहे हैं और उसके बदले उसको पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो ये जो तरीका है कि काम तो करवा लिया लेकिन उसके बदले में आप उसको उसका जो हक बनता है, जो पैसा बनता है, वो आप नहीं दे रहे हैं, इसे कहा जाता है फोर्स्ड लेबर या हिंदी में बेगार। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है और ये भी आपका अधिकार है कि कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, आई बात समझ में? और अगर कोई ऐसा करता है तो यह क्या कहते हैं? उल्लंघन होगा, इसके लिए आपको सजा मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ही बताया गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ये दिख रहा है यहाँ पर लिखा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में रखा गया है कि ये भी एक मानव का शोषण है। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब ये होता है कि मनुष्यों की खरीद फरोख्त करना, मतलब बेचना, मनुष्यों को बेचना। उनको जैसे बोला जाता है ना कि जिसमें आप देखते हैं कि वैश्यावृत्ति करा जाता है, महिलाओं को खरीद करके बेचा जाता है दूसरी जगह पे, तो इंसान का आप सौदाबाजी कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये भी क्या है? कानूनन अपराध है। और आप, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, कोई आपको ऐसे बेच नहीं सकता है, कोई अगर ऐसा करेगा तो वो भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और बात है कि जो कोई भी किसी बच्चे को, जो छोटा बच्चा है 14 साल से कम उम्र का, यहाँ लिखा है ना 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी हजार्डस ऑक्यूपेशन में, कहने का मतलब यह है आप किसी भी बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लिप्त कर सकते। बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहां पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है। तो एक 14 साल से कम उम्र का बच्चा के लिए वो जगह सही नहीं है, वो वहां काम नहीं कर सकता है। यदि फिर भी कोई अगर ऐसा काम करता है तो वो क्या होगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहलाया जाएगा कि आपने उसका क्या करा है? राइट अगेंस्ट, शोषण के विरुद्ध जो उसका अधिकार है उसका आपने उल्लंघन करा है, और जो ऐसा करेगा उसके लिए उसको सजा मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताई, दोबारा से आप इनको जरा रिकैप करें कि एक, आपका फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, मतलब बिना मेहनत मजदूरी के आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्यों की दुर्व्यापार, मतलब उसको खरीद बरेत नहीं कर सकते, इंसान को खरीदना और बेचना ये गलत है पूरा। ठीक है, साथ ही साथ 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी खतरनाक कारखाने, उद्योग या मिल में उससे आप काम नहीं करवाएंगे। ये आपके क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, उनका उल्लंघन है, उनका वायलेशन है, और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ बातें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको फोर्स्ड लेबर बताया, बिना मजदूरी के काम कराना, लेकिन इसके कुछ बातें और भी होती हैं कि बिना मजदूरी के काम कैसे? आप अगर कोई एजुकेशनल काम कर रहे हैं, कहीं पर आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आप लोगों को एक तरह से इंटर्नशिप के लिए या कुछ एक प्रैक्टिकल्स के लिए आपको गांव में जाके कुछ सर्वे करने होते हैं, वहां पर आपको कुछ लोगों की सेवा करनी होती है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो आपके एक टास्क होते हैं, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस का कुछ हिस्सा होते हैं, या ऐसा समझ लीजिए सिंपल भाषा में आपके सब्जेक्ट का ही कोई हिस्सा, एक प्रैक्टिकल की तरह आपको ट्रेनिंग करनी होती है वहां जाकर के कि आप उनको सीखेंगे, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो आपका फोर्स्ड लेबर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ इसमें एक बात और है कि बिना मेहनत के या बिना मजदूरी के आपसे राष्ट्र हित में कार्य कराया जा सकता है। मतलब हमारे देश पे कोई संकट आ गया, कोई आपदा की परिस्थिति आ गई, तो अब जैसे देखिए कोरोना आया था, तो बहुत से लोगों से सरकार ने क्या करा, आह्वान करा कि आप आइए, अपने आसपास वालों की मदद करिए। तो ये क्या हुआ, आप मदद कर रहे हैं, आप एक तरह से काम ही तो कर रहे हैं। आप उसके लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी थोड़ी दे रही है ना, आपको वेजेस दे रही है, आप मजदूरी तो कर रहे हैं एक तरह से। इधर से लोगों को, कुछ लोगों ने फ्री में पैसेंजर्स को जो भटके हुए थे उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसें चलाई, कुछ भी करा, अलग अलग तरह की सेवाएं दी, तो उसके लिए उनको पैसा थोड़ी मिला। तो ये भी फोर्स्ड लेबर नहीं कहलाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी राष्ट्र को आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपसे इस तरह के काम करवा सकता है, लेकिन वो फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत या बेगार श्रम के अंतर्गत आपका नहीं आता है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो 14 साल के बच्चों वाला मैंने आपको बताया कि उनको फैक्ट्री, कारखानों या खतरनाक उद्योगों में या किसी भी ऐसे कार्यवाही में उनको लिप्त नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ आपको ध्यान रखना है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए केवल फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस ऑक्यूपेशन का जिक्र करा गया है। इसमें ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर घरेलू कार्य कर रहा है, किसी के घर में अगर कोई बच्चा काम कर रहा है 14 साल से कम उम्र की, तो उसको यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं माना गया है। क्योंकि घर के अंतर्गत जो आप बच्चा काम करता है, मतलब रखते हैं ना, एज अ सर्वेंट के तौर पर ही रखते हैं उस बच्चे को, जैसा आपने देखा होगा, तो वो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हजार्डस, फैक्ट्री, खतरनाक, इस तरह के बातों का जिक्र करा गया है। तो घर के अंदर का माहौल ऐसा तो है नहीं कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लावा पिघल के गिर रहा है, या बड़े बड़े उद्योग कंपनियां, वहां जहरीली गैसेस चल रही हैं, या बहुत सी चीजें हैं। तो घर के अंदर का वातावरण तो अलग है, तो घर के अंदर वाली बात को यहाँ से एक्सक्लूड करा गया है, वो चीज इसमें नहीं आ रही है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमने क्या क्या समझा। इसको दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं कि फोर्स्ड लेबर का काम नहीं होगा, मतलब बिना मजदूरी के किसी से काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, ये फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये साथ साथ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, मानवों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाई गई है। ठीक है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी फैक्ट्री, कारखाने या किसी भी ऐसे उद्योग में नहीं लगा सकते जहां पर उसके लिए अनुकूलित वातावरण नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बातें बताई कि फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत कभी भी अगर राज्य को या देश को आपकी आवश्यकता है, तो उस समय पर आप, जैसे यहाँ लिखा है ना, क्लैमिटीज इन फ्लड्स, फोर्स्ट टाइप फॉरेन एग्रेशन, कोई भी बाहरी आक्रमण हो गया हमारे देश पे, कोई बाढ़ आ गई, कोई भी आपातकाल आ गई है ना, कोई भी डिजास्टर हो गया, तो उस समय लोग बढ़ चढ़ करके अपने देश के लोगों की हित में रक्षा करने के लिए मुफ्त में सेवाएं देते हैं। तो उसके लिए कोई पैसा थोड़ी मिलता है, तो वो चीज फोर्स्ड लेबर नहीं कहलाई जाती है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि क्या कहते हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको आप घर में रख सकते हैं। घर में रखने वाली बात को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है, क्योंकि वहां पर हैजार्डस माहौल नहीं है, खतरनाक माहौल नहीं है। समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको मैंने आपको हिंदी में बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपने लिख लिया होगा पहले भी, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब इसके बाद वाले चैप्टर को हम लोग, चैप्टर मतलब जो टाइटल है अगला, उसको समझते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब हमने इसको पढ़ना है। ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? इसको हिंदी में कहेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, क्लियर है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहां पर आपको क्या क्या बातें समझनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार ही है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, मैं आपको एक एक करके सारी बातें बता देता हूं। ठीक है, देखो, हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आजादी से, अपने मन इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक,
कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। साथ ही साथ जिस धर्म को वो अपना रहा है, जिस धर्म को वो अपना रहा है उस धर्म के अनुकूल वो अपना आचरण भी कर सकता है। मतलब जैसा धर्म वो अपना रहा है उस धर्म के अकॉर्डिंग वो अपनी वेशभूषा कर सकता है। चाहे वो टोपी पहने, चाहे वो तिलक लगाए, चाहे वो पगड़ी बांधे, चाहे वो चुटिया रखे, चाहे वो दाढ़ी बड़ी पाले, चाहे वो मूछें बड़ी पाले। कहने का मतलब है जैसा धर्म है उस धर्म के अकॉर्डिंग आप अपने आप को, अपनी वेशभूषा को रख सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी। इस बात को क्लियरली समझ लो, यही है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आई बात समझ में? मैंने आपको यहाँ पर दो बातें बताई, ध्यान से सुनना। अपने मन इच्छा का धर्म आप चुन सकते हैं, ठीक, और उस धर्म के अनुकूल आप अपना आचरण, अपना जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी ड्रेस कोड है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कोई उस पे आपकी बाउंडेशन नहीं है। आई बात समझ में? ठीक, तो हमारा संविधान हमको यही आजादी देता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म समुदाय है, वो अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट करने का खुद अधिकार रखता है। मतलब अगर किसी को अपना धर्म बढ़ाना है, जब मान लो कोई हिंदू धर्म का है और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, उसके लिए वो भागवत करा रहा, सत्संग करा रहा, तरह तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम है उनको करा रहा है, तो उसमें उसको पूरी आज़ादी है। और ये खाली हिंदू धर्म नहीं, तमाम धर्मों के लिए वो अपने धर्म को एक तरह से प्रचार प्रसार, जैसे बोलते हैं ना कि उसमें आप अलग अलग कल्चरल आप देखते हैं कि अगर हिंदू धर्म के तो उनके अलग धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के उनके अलग हैं, सिख धर्म के अलग होते हैं। आप देखते होंगे अलग अलग धर्मों के मेले लगते हैं, है ना, इस टाइप के, जैसे रामलीला होती है, देखते होंगे आप अलग अलग तरह के। तो इसमें कोई वो नहीं है, जिसका जैसा धर्म है वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा स्वतंत्र है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ एक बातें ध्यान रखनी होती हैं कि भाई आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपके धर्म की तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरे के धर्म का आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, दंगे फसाद करवा रहे हैं। अपने धर्म की बातों को ऊपर उठाइए ना, दूसरे के धर्म को नीचा क्यों दिखा रहे हैं आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हिंदू धर्म अच्छा है तो फिर आप साथ में कह देंगे कि मुस्लिम धर्म खराब है। नहीं, इस तरह की बात नहीं करेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आप नहीं तोड़ेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को आप नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह की इसको करते हुए आई बात समझ में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ध्यान से समझिएगा, राज्य जो है किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लगाएगा। अब किस पे नहीं लगाएगा क्या टैक्स या कर? वो किसी धर्म, मतलब आपने किसी ट्रस्ट में कोई भी धार्मिक, कोई धर्म से संबंधित कोई ट्रस्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा। अगर आप किसी भी धर्म विशेष के कार्य में या किसी भी हिंदू धर्म का कोई एक, मान लो आप जैसे अभी अयोध्या में आप मंदिर बन रहा है तो उस पे लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। इस तरीके से आप किसी भी रिलीजियस या किसी भी अपने धर्म के प्रति आप कोई पैसा जमा कर रहे हैं तो उस धार्मिक संस्था पर जो आप भी पैसा लगाएंगे, जो चैरिटेबल संस्था है, आप उस पर जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आप दे रहे हैं दान दक्षिणा डोनेशन के रूप पे, तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, आई बात समझ में। साथ ही साथ किसी भी, जैसे कोई भी अगर कोई धार्मिक संस्थान है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, ये भी अधिकार है। अभी आप खाली सुनते रहिए, मैं ये सब आपको अभी यहाँ पर लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आप उस पर टैक्स से नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद और क्या क्या बातें आती हैं,
जो हमारा राज्य है, सिंपल कह लेते हैं, जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इनसे अनुदान प्राप्त, मतलब आपने देखा होगा सरकार द्वारा बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, मतलब शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें आप देखते हैं कि सरकार के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं। देखते होंगे आप सभी सरकारी जो स्कूल होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय को भी आप सरकारी कह देते हैं, समझ रहे हैं, राजकीय महाविद्यालय, इस तरह के जो गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त हैं, जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सरकार चला रही है, उन इंस्टीट्यूट्स में, उन शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोबारा से सुनिए, किसी भी ऐसे शिक्षा संस्थान में जिसको सरकार पैसा दे रही है, सरकार इन्वेस्ट कर रही है, और वो सरकारी संस्था है या सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, 1% भी नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? दो बातें ध्यान से समझो। लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे कि बहुत से स्कूलों में तो पंजाबी सिखाई जाती है, बहुत से स्कूलों में उर्दू सिखाई जा रही है, बंगाली सिखाई जा रही है, वो लैंग्वेज है। यहाँ धर्म की बात हो रही है। धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या क्या करना चाहिए तुमको, नवरात्र का व्रत होता है, समझ रहे हैं बात को? बहुत से हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस है। जैसे अगर आप मुस्लिम धर्म कहेंगे तो रोजे हैं, रमजान है, समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग ट्रेडिशंस है, किस तरह से नमाज पढ़नी है ना, इस्लाम की क्या क्या बातें हैं, तो ये सब बातें हम यहाँ पर नहीं करते हैं। या हिंदू धर्म से भी रिलेटेड हो, है ना, तो देवी देवता पूजा पाठ क्या हिंदू धर्म में होता है, वो सब चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे, किसी भी धर्म की नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पर? जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, ये बात है। और गवर्नमेंट स्कूल में तो कतई भी नहीं होगी ये चीजें। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ ये चीजें हो सकती हैं, वहाँ ऐसा वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वहां भी एक बाउंडेशन है। क्या है? वहां ये बाध्यता है कि भाई आप किसी को फोर्सफुली नहीं करवाएंगे। आपने प्राइवेट स्कूल है, आपने मान लो वहां पर एक हिंदू धर्म से संबंधित कुछ आपने एक शिक्षा देने का आपने कोई पीरियड बना दिया कि भाई इसमें हम हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी शिक्षा है, कैसे देवी देवताओं की पूजा होती है, क्या धार्मिक अनुष्ठान है, किस तरह से पूजा पाठ, नवरात्र, जो भी माता के संबंधित, माता की चौकी कैसी लगेगी, जो भी जिस धर्म का रिलेटेड है, इस तरह का आपने सोच लिया कि चलो हम एक पीरियड स्टार्ट करेंगे और इसको पढ़ाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर बच्चों को जबरन नहीं कहेंगे कि भाई पढ़ो पढ़ो, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा हिंदू धर्म के, है ना, रिलीजियस कल्चर्स। नहीं, आप बाउंडेड नहीं कर सकते बच्चों को, जो भी स्टूडेंट है। तो मैंने आपको दो बातें बताई, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो धार्मिक शिक्षा कतई भी नहीं दी जाएगी। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल है वो दे सकते हैं धार्मिक शिक्षा, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर शिक्षा को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप भाई लो ही लो। बच्चा चाहे, स्टूडेंट चाहे तो उसको स्किप भी कर सकता है। ये हमारा राइट टू रिलीजन वाले उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। आई बात समझ में? तो मैंने आपको यहाँ पर अभी सारी बातें बता दी, अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंग्लिश में, राइट टू बिलीव एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, मैंने आपको बताया कि उसको अपनी मर्जी के अनुसार किसी धर्म में विश्वास करने की आज़ादी है और उस धर्म के अनुकूल वह अपने रीति रिवाज या अपनी वेशभूषा या जो उसकी परंपरा है उनको अपना सकता है, ठीक। दूसरा क्या कहा गया? एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस मैटर, हर जो धार्मिक संस्था है या धार्मिक संप्रदाय है उसको अपना धर्म का मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तीसरा क्या बताया गया? नो टैक्स इम्पोज ऑन रिलीजियस डोनेशन, कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा किसी भी प्रकार के आप धार्मिक दान पर, ठीक।
नो रिलीजियस एजुकेशन, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा किसी भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पे नहीं दी जाएगी जो कि सरकारी पैसे पर चल रहा हो। ठीक है, बात क्लियर है। ये सब बातें हमने पढ़ी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया। ये आई बात समझ में? ओके, चलो अब आगे देखते हैं इसमें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसको हम लोग देखते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ठीक, देखो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत इसमें हम ये देखेंगे कि जो भारत है, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में अन्य अन्य प्रकार के धर्म हैं, अन्य अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो सब धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपनी संस्कृति है, अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, है ना। उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी सबकी संस्कृति है ना, सबकी अपनी लिपि है। ठीक है, लैंग्वेज है सबकी अपनी अपनी। तो हमारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट के अंतर्गत हमारा संविधान जो है एक मौल अधिकारों के अंतर्गत ये देता है कि प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक जो धार्मिक संप्रदाय है, कोई भी है, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को, अपने पुराने जो उनके रीति रिवाज हैं उनको रिजर्व करके रख सकता है। मतलब उनको रिजर्व मतलब रखने का, उनको बरकरार रख सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको वो खत्म कर देगा। वो उसके भाई है ना, सांस्कृतिक अधिकार है, पहले से उसके धार्मिक धर्म से रिलेटेड है, वो उनको आगे भी बरकरार रखेगा। कोई भी उनके रोक टोक नहीं करेगा कि भाई आप उस वाले कल्चर के, आप अपने कल्चरल इवेंट्स नहीं मना सकते। ठीक है, समझ जाइए, आप कोई भी रिलीजन है, हिंदू धर्म का है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे चले गया है, समझ लो वो रहता है आपका असम में, और असम में हिंदू लोग माइनॉरिटी है, वहाँ हिंदू बहुत कम है, तो क्या ऐसे में ये हो जाएगा कि वो हिंदू धर्म वाला वहाँ पर अपने जो भी अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, जो उसके धार्मिक अनुष्ठान है, जो उसकी संस्कृति है, उन सबको छोड़ देगा, अपनी बोली भाषा इन सब चीज़ों को नहीं। उसको उनको रिजर्व रखने का अधिकार है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सकता है, उसके लिए कोई भी उसको बाध्य नहीं करेगा। साथ ही साथ जो ऐसे लोग होते हैं जहाँ जो भी माइनॉरिटीज में आ जाते हैं, या जो भी अपने धार्मिक संस्कृति परंपराओं के अनुकूल चलते हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन दिया जाएगा। उनको इस भेद पर नहीं छोड़ा जाएगा कि भाई आप तो दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे धर्म के हैं, आपको इस वाले स्कूल में, इस वाले कॉलेज में हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपका आता है इसी के अंतर्गत, सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंतर्गत। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा ये भी कहा गया है कि जैसे जो भी हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, मैंने आपको बताया ना कि इस वर्ग के लोगों के लिए अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान में, और या गवर्नमेंट का कोई भी, मैंने आपको एक तो अभी शैक्षणिक संस्थान बताया, इसमें गवर्नमेंट का भी कोई अगर शैक्षणिक संस्थान है, वहां भी आपको सीट दी जाएंगी। ऐसा नहीं करा जाएगा कि क्या कहते हैं कि आप उस वाले कम्युनिटी के, उस धर्म के, आपको नहीं करा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा इसमें एक बात ये भी है, जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अब अल्पसंख्यक हर जगह पे अलग अलग बन जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि अगर पंजाब में आप जाएंगे तो वहाँ आपको हिंदू लोग कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप इधर उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो आपको वहाँ सिख लोग कम मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह अगर हम नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ हमें हिंदू कम मिलेंगे, और जो वहाँ उनके नागा ट्राइब्स के लोग हैं वो लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो जिस जगह पर जौन सी जाति के लोग कम हैं, जौन से धर्म के लोग कम हैं, उन लोगों को माइनॉरिटीज कह दिया जाता है, अल्पसंख्यक। ठीक, तो ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए उस पर्टिकुलर जगह में भी शैक्षणिक संस्थानों में उनको प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा या अपने धर्म को एक तरह से
उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं कहीं पर, सपोज कर लो हमारे उत्तर प्रदेश में ही कोई मुस्लिम धर्म से रिलेटेड अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलता है, जैसे आप देखते होंगे मदरसे वगैरह खुलते हैं, तो उसे खोलने की पूरी आज़ादी है। और उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो भी गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी या जो भी पैसे के रूप में जो मदद करती है वो भी आपको करेगी, जैसे वो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को करती है। भेदभाव नहीं करेगी कि आप तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी के हो, हम आपको क्यों करेंगे, आप अल्पसंख्यक हो, है ना, आदि बात समझ में। तो ये भी उनका अधिकार है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो ये आपके टोटली इसके अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंतर्गत ये दो बातें आई जिसमें मैंने आपको बताई कि मेंटेन एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसका अधिकार देता है हमारा संविधान का ये मौलिक अधिकार। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो कि किसी माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, उसको फाइनेंशियल एड देने में, मतलब वित्तीय सहायता, किसी प्रकार की पैसों से संबंधित उसको सहायता देनी है, तो उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। साथ ही साथ मैंने आपको यही बताया जो इस तरह के लोग हैं माइनॉरिटी से, उनको शैक्षणिक संस्थानों में भी अलग अलग तरीके से उनको एडमिशन दिया जाता है, उनके लिए थोड़ी बहुत सीट्स रिजर्व करी जाती हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया आपको कि मेंटेन एंड प्रमोट देयर कल्चर, ये आपको मैंने बताया ना कि वो अपने जो भी उनका भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको वो आगे जारी रख सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं, अपनी भाषा को, अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी पुरानी रीति रिवाजों को, अपने आचार विचार, अपने व्यवहारों को, है ना, उसको वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, उसको आगे अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी जगह पर चले गए तो आपको बोला जाएगा नहीं भाई यहाँ पर तो सारे हिंदू लोग रहते हैं, भाई तुम अपना ये जो तुम्हारे संस्कृति वगैरह कल्चर वगैरह इनका हमें कोई मतलब नहीं, इनको बंद करो, यहाँ नहीं करोगे तुम, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं ये सब बातें, थोड़ी सी हिंदी वालों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या है। मतलब प्रत्येक वर्ग को अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपरा, ठीक है, इनको जारी रखेगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी। और जो ऐसे लोग होंगे इनको शैक्षणिक संस्थानों में जो एडमिशन दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक और बात मैंने बताई कि जितने भी अल्पसंख्यक जितने भी होंगे ये लोग अपने भाषाई या अपने धर्म के अनुसार ये लोग अपना कोई भी शिक्षा का संस्थान बना सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक या अपनी भाषा, आप लिख लेना, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा जा रहा है तो भाषा और अपने धर्म के अनुसार कोई एक शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और इसके लिए जितने भी फाइनेंशियल एड या सरकार की तरफ से जो भी मदद होती है वो सरकार करती है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वाला भी कंप्लीट, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, वही बात समझ में, आगे चलते हैं इसमें। ठीक, आगे चलते हैं इसमें। अब आता है हमारा लास्ट में जो मौलिक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब? अच्छा, आपने एक बात समझी अभी तक, हमने कितने सारे अधिकार पढ़ लिए, ये अधिकार हमने पढ़ लिया, और हम एक बात हमेशा पढ़ते जा रहे हैं कि इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। एक बार आपको दोबारा से रिकैप करके दिखाता हूँ यहाँ पर, आई थिंक याद आ जाएगा। एक सेकेंड। यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मौलिक अधिकार, ये तो पढ़ रहे हैं हम, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, याद है ना सब?
कि राइट टू इक्वालिटी बता दिया, राइट टू फ्रीडम बता दिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट। अब देखो ध्यान से समझो, ये 5 जो है ना, ये 5 हमने पढ़ लिए हैं। मैंने आपको बार बार एक बात कही कि ये आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, कोई इनका इन्फ्रिंचमेंट नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता, फिर भी कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देगा, ऐसा कुछ बार बार जिक्र हो रहा होगा, याद है ना सबको। तो ऐसी बात तो एक बार भी नहीं आई कि इनको सजा कब दी जाएगी। तो जो ये 5 अभी तक हमने राइट पढ़े ना, इन 5 राइट्स के बारे में छठा राइट्स हमें बता रहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कहने का यह है कि राइट टू इक्वालिटी का अगर कोई आपका इन्फ्रिंजमेंट करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। राइट टू फ्रीडम को कोई आपके साथ छेड़खानी करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये तमाम जो 5 नंबर तक जितने भी आपके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, इनका कोई उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देता है। ठीक है, लेकिन ये सब बातें लिखी कहां पर हैं? ये सब बातें लिखी हुई हैं इस छठे वाले मौलिक अधिकार में, और ये छठा वाला मौलिक अधिकार ही आपको ये एक और अधिकार दे रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है आपको। सब उपचार का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। अगर आपके संविधान से संबंधित जो मौलिक अधिकार हैं, इसका किसी ने छेड़खानी कर दिया तो भाई उसने तो आपको पीड़ा दे दी है, उसने आपको जख्म दे दिया, आपका मौलिक अधिकार के साथ छेड़खानी कर दी। आपको किसी ने पकड़ा और आपको कमरे में बंद कर दिया और बोल दिया कि भाई बाहर नहीं घूमोगे तुम, तो भाई तुम्हारी लिबर्टी पे तो बाधा लगा दी ना। राइट टू फ्रीडम कहाँ रह गया तुम्हारा? किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये कहा जा रहा है या कोर्ट कचहरी आपको या पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई तुम हिंदू हो, तुम जाओ, तुम्हें माफ कर दिया, और वो दूसरा मुस्लिम लड़का उसको पकड़ के जेल में डालो, बेवजह मारो उसे, जबकि हिंदू लड़के ने भी वही क्राइम करा है, उसको छोड़ दिया है, और मुस्लिम वाले ने करा, उसको तुमने अरेस्ट कर लिया, उसकी पिटाई भी कर दी। तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ रह गया? समझ रहे हैं? तो मैंने आपको तरह तरह से एग्जांपल देके सब समझाया है, मोस्टली हिंदू मुस्लिम करके ही समझाया क्योंकि इसमें लोग जल्दी समझते हैं, बाकी कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। ठीक है, ऐसी कोई। तो ये सब जो आपके राइट हैं, इनका अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के हकदार हैं। आप उसके अगेंस्ट जाएंगे कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट में कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है हमारी? सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी उसके बाद आती है स्टेट्स की हाई कोर्ट। आर्टिकल 32, ठीक है, और 226, 226 में आप जाते हैं हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 को लेकर के जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आप ऐसे नहीं जा सकते सीधे किसी मामले को लेके। कुछ एक तरीके होते हैं, बहुत से मामले होते हैं। पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मतलब जिला सत्र न्यायालय में जाते हैं, वहां से मामले में फैसला आता है, तब आप उसकी याचिका करने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में किसी फैसले के से आप खुश नहीं है कि हाई कोर्ट ने आपको जो फैसला दिया उसमें गलत दे दिया, तो आप उस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक अलग ही पूरी तरीका है न्यायिक प्रक्रिया में। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है कि किस मामले को लेके जा रहे हो। तो आर्टिकल 32 लिखोगे, उसका मतलब क्या हो गया कि मैं संवैधानिक उपचारों के लिए आ रखा हूं। तो हाई कोर्ट, वहां कोर्ट में जब आपकी वो आएगी याचिका, तो उसमें लिखा होगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आपका मामला आया है। तो बोलेगा अच्छा ये तो संवैधानिक उपचार है, मतलब इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी ने हनन करा है। समझ रहे हैं बात को? और ऐसा ही आपका ये हाई कोर्ट में भी मामला जाता है, उसमें आर्टिकल 226 के तहत आप डालते हैं उसको। ठीक है, तो ये पूरी बातें हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट या ये हाई कोर्ट क्या करते हैं। अगर कोई किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर लेता है, उल्लंघन कर देता है, तो फिर क्या करता है आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? इसको आप ध्यान से पढ़ना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला दे, क्योंकि इसका आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। पूरा का पूरा आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो टुकड़ों में आ जाएगा। ठीक, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पहली मैंने यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पर जगह नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो अब इसमें ये बातें पढ़ने वाले हैं हम जो अभी तक हमने अपने मौलिक अधिकार पढ़े। अगर उनका कोई उल्लंघन करेगा तो कानून की दृष्टि से कोर्ट उसमें क्या क्या एक्शन लेता है वो सब है। और ये किस में जाता है? आर्टिकल 32 का मामला है ये, इसमें आर्टिकल 32 में। ठीक है, याद रखना। अब देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हेबियस कॉर्पस,
फिर लिखा है मैंडामस, फिर लिखा है प्रोहिबिशन, फिर लिखा है क्यो वारंटो, फिर लिखा है सरसरी। अब ध्यान रखना, मैं आपको ये हिंदी में भी लिख दूंगा इनके मतलब, लेकिन मेन बात समझो, ये सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये 5 तरह के आपके पास रिट हैं, आदेश हैं। जब भी कोई किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय आपको ये 5 तरह के ट्रीटमेंट देता है। इन पांचों में से जो सा उसको सूटेबल लगता है, जैसा मौलिक अधिकार है, जैसा केस आया है, जैसा उल्लंघन हुआ है, इन 5 के अकॉर्डिंग वो अपना रिट जारी करता है। ठीक है, अब अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूरा जब देखेंगे एंड तक सब समझ में आ जाएगा। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं आप लिखते रहना, मैं मिटाता भी रहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। हेबियस कॉर्पस को आप हिंदी में कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोर्ट एक तरीके का आदेश देता है, कोर्ट एक तरीके का आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करा है, अरेस्ट का मतलब जिस व्यक्ति को आपने कैद करा है। अब कैद खाली पुलिस का मतलब नहीं कि पुलिस कैद करती है, क्या पता किसी व्यक्ति ने कैद कर लिया हो, समझ रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम कहाँ रह गया, आपको अरेस्ट कर लिया, किसी किसी को भी अरेस्ट कर लिया, तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे आदमी को बुलाता है अपने पास कि भाई इस व्यक्ति को मेरे पास लाओ, और इसको जिसने भी अरेस्ट करा है, अगर लीगल वे में करा है तो वो जो अधिकारी है, जो पुलिस है, जो भी है, वो भी आएगा। अब वो ये एक्सप्लेन करेगा कि मैंने इसको क्यों अरेस्ट करा है। अगर मान लो एग्जाम्पल से समझो इस बात को, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी बात को शांतिपूर्वक तरीके से कह रहा था, है ना, किसी के अगेंस्ट, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही कोई स्पीच दे रहा था, वो शांतिपूर्वक तरीके से, पुलिस वाला आए, जबरदस्ती मारा, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चले गया, तो वो तो उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है ना, ब्रीच हो गया है, उसको आपने वायलेट कर दिया है और उसको जेल में डाल दिया। तो फिर क्या करा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाएगा कि भाई फलाना फलाना पुलिस वाले ने इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया है, जबकि ये इसका मौलिक अधिकार था, ये तो अपनी बात को सीधे एक्सप्रेस कर रहा था, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, आपने क्यों जेल में डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उस व्यक्ति को क्या करेगा जारी, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस नाम की रिट जारी करेगा, आदेश जारी करेगा, और उसमें उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा जिसको पुलिस ने अरेस्ट करा है, बुलाया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि भाई इसको पकड़ा क्यों है। अगर बात हकीकत में वही निकली कि ये तो खाली कह रहा था, ये तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन करा है, उसको बोलने भी नहीं दिया गया और जेल में डाल दिया, तो क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट उसको रिलीज करेगा, उसको रिलीज करने के आदेश दे देगा। ठीक है, तो ये है आपका हेबियस कॉर्पस। इसमें क्या करा जाता है, किसी को भी कोर्ट अपने पास बुलाता है जिसको तुमने बंद कर रखा है, बंदी कर रखा है, डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन में रखा है, उसको तुमने कैद कर रखा है, उसको कोर्ट अपने पास बुलाता है, मामले को सुनता है, और मामले में अगर वो दोषी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका मामले में आपका जो अरेस्टिंग हुआ है, ये इसमें आपका किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार था, पढ़ा था हमने पीछे, और आपको किसी ने बोलने से रोक दिया और उतनी सी बात पे जेल डाल दिया, तो यहाँ पर आपका केस बनता है कि हाँ भाई आप ले जा लो, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लात घूस से डंडेबाजी लेके किसी को मार रहे हैं और फिर पुलिस पकड़ रही है तो आप कह रहे हैं भाई हम तो एक्सप्रेशन में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था हमारा, तो ये थोड़ी होता है, समझ रहे हैं। तो ये रहा आपका हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसमें क्या करता है, कोर्ट अपने पास बंदी को बुलाता है जिसे मतलब कैद कर रखा था, और मामले को अपने पास बुला करके देखता है कि क्या है, अगर उसे लगता है कि हाँ भाई इसमें मौलिक अधिकार को हनन है तो उसे रिलीज कर देता है। ठीक, दूसरा आता है आपका मैंडामस। मैंडामस को आप हिंदी में क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे परमादेश, ये भी यहाँ पर लिख दिया मैंने, लिख लेना परमादेश। ओके, ठीक, अब इस परमादेश में क्या होता है, देखो, it is a command or an order from a superior court to a subordinate court or tribunal or public authority to perform its duty in case he is not doing it। कहने का मतलब है कि कोर्ट एक आदेश देता है, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। समझो आप एक बैंक में गए,
और आपको वहां पर से एक अपने पैसे, आपकी एफडी मैच्योर हो गई या कुछ भी, आपकी वहां पर एक बॉन्ड थी या आपको वहां से पैसा लेना था, बैंक वाले क्या कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, जबकि आपकी सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। वो आपको चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं कि कभी केवाईसी का फॉर्म भरो, कभी ये कागज लेके आओ, कभी वो कागज लेके आओ, बेवजह का परेशान करा जा रहा है। समझ रहे हैं? अपना काम वो लोग सही से नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो कोई भी अधिकारी अगर अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रहा है, कोई भी अधिकारी अगर अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रहा है और आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो कोर्ट उसमें क्या करता है, कोर्ट उसमें आदेश देता है, कमांड देता है। यहाँ लिखा है ना, देखो ये, इट इज एन कमांड और ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट। अब यहाँ पर कमांड या ऑर्डर आएगा सुपीरियर कोर्ट से, किस किस के लिए? मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया, पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है। मैंने बैंक अधिकारी का एग्जांपल दिया, इसमें पुलिस भी जितने भी सरकारी कर्मचारी अगर कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो मैंडामस की रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा भाई अपना काम तमीज से कर लो। साथ ही साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो अगर ये बात कोर्ट पे भी लागू होगी, सुप्रीम कोर्ट से नीचे, मतलब जो भी एक सुपीरियर कोर्ट है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है उसके पास मामला आया कि हाई कोर्ट वाले अपना काम सही से नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई अपना काम तरीके से करो, अगर वो लोग तरीके से नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर कोई डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है, जिला और सत्र न्यायालय है, वो काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसको आदेश कौन देगा? हाई कोर्ट। समझ रहे? तो ये कोर्ट टू कोर्ट वेरी करता है। कोई न्यायालय अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट, मतलब अधीनस्थ जो उसके नीचे आ रहा है, उस न्यायालय को ये हुक्म देगा, आदेश देगा कि भाई अपना कार्य तरीके से करो। साथ ही साथ किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को भी देगा, क्या किसी सरकारी विभाग को भी, कि अपना काम तरीके से करो। ठीक है, मैंडामस में ये हुआ। आई बात समझ में? ठीक। अब आती है तीसरी तरह की रिट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ आपका? ध्यान से देखिएगा। प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू फॉरबिड अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम प्रोसीडिंग विद अ केस विच इज बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? इसमें एक सुपीरियर कोर्ट, कोई भी उच्च स्तर की कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट को ये आदेश देगी, कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये आदेश देगी कि भाई तुम इस मामले को रोक दो। उसको क्या करेगी? आदेश देगी, क्योंकि ये केस उसकी सीमा से बाहर है। आई बात समझ में? मतलब कोई एक कोर्ट है, वो उस मामले को सुन रहा है जिस मामले को सुनने का उसका अधिकार ही नहीं है। आई बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश जारी करेगा कि भाई रुक जाओ, ये केस तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तुम्हारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, मतलब आप उसके लिए ऑथराइज ही नहीं हो, आपके क्षेत्र में वो आता ही नहीं है। बोलते ना, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में वो तो केस आ नहीं रहा, आपके क्षेत्राधिकार में वो है ही नहीं, है ना? तो आप उसमें क्यों अपना बेवजह में आप उसमें वो ले रहे हैं एक्शन? वो केस आपके पास है ही नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, है ना? ये बात है। तो उसे सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, और अगर हाई कोर्ट ऐसा करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट भी, अगर हाई कोर्ट अपने सीमा से बाहर, उसकी एक बाउंड्री लाइन है भाई कि हाई कोर्ट का ये मतलब सीमा है कि ये इस वाले राज्य का हाई कोर्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है? बगल वाले राज्य का मामला सुन रहा है, उत्तर प्रदेश का है, और ये गुजरात के केस को कैसे सुन सकता है? तो ये बोल देगा कि भाई हाई सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट साहब, आपका ये मामला नहीं है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन, आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है, इसको मत सुनिए, उसको रोक देगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो इसमें आगे देखते हैं। फिर आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या हुआ? क्यू वारंटो की बात करी जाए तो इसको कहा जाता है अधिकार प्रेच्छा। क्या कहा जाता है? अधिकार प्रेच्छा। यहाँ पर इधर जगह इसका मैं रख देता हूँ, अधिकार प्रेच्छा। अधिकार प्रेच्छा नामक रिट, ध्यान रखना ये रिट है, ये रिट मतलब आदेश। कोर्ट एक आदेश जारी करता है। क्या करता है? आदेश। कोर्ट आदेश जारी कर रहा है। ठीक है, तो क्यू वारंटो
दिस रिट इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस टू विच ही शी इज नॉट एंटाइटल्ड। अब यहाँ पर एक बात देखो जरा ध्यान से, रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब ये ऐसी रिट है, ये किसी व्यक्ति को या किसी पुरुष या किसी महिला को ये करने से रोकेगा जिस चीज के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। समझ में आया? दोबारा सुनो। मान लो आप पुलिस में सिपाही हो, मान लेते हैं आप पुलिस में सिपाही हो और आप काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर वाला या आईओ वाला, है ना, आप बैठ रखे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम कर रहे हैं, जबकि वो आपका काम ही नहीं है, आप फाइलें बना रहे हैं, ठीक है, और मालूम चलेगा कि ये तो आपका राइट ही नहीं है, आप उस ऑफिस में बैठ ही नहीं सकते हैं, आप एसआई वाले या इंस्पेक्टर वाली गद्दी पे कैसे बैठ गए, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे सरकारी ऑफिस को नहीं ग्रहण करेगा जिसके लिए वो पात्र ही नहीं है, जो वो उसकी एलिजिबल ही नहीं है उस चीज के लिए, चाहे महिला हो कोई, चाहे कोई पुरुष हो। तो अधिकार परीक्षा नामक रिट जारी कर करके सुप्रीम कोर्ट उसको रोकेगा। ठीक है, जिस जिस कुर्सी के वो लायक ही नहीं है, जिस ऑफिस के वो लायक ही नहीं है, वो वहां पर बैठ गया है वो व्यक्ति। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया ना, सिपाही है, सिपाही का कोई वो थोड़ी है थाना अध्यक्ष वाले कमरे में बैठ करके, उसी कुर्सी में बैठ करके वो थाना अध्यक्ष वाले काम कर रहा है ना, एसएचओ वाला काम कर रहा है, तो ये सब गलत है। तो इस ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जो जिस चीज के लिए वो पात्र ही नहीं है ना, वो एंटाइटल्ड ही नहीं है उस ऑफिस से, तो वो कैसे वहां का काम कर सकता है? ये लिखा हुआ है कि दिस रिट इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का मतलब सरकारी ऑफिस, टू विच ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड ही नहीं है। ठीक है, ठीक। अगली इसमें आती है सैरिसरी। अब सैरिसरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग। इट इज एन ऑर्डर टू लोअर कोर्ट फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द मैटर टू इट और टू एनी अदर कोर्ट टू डिसाइडिंग द मैटर। इसका मतलब क्या है? मतलब सैरिसरी का मतलब तो ये होता है कि जानकारी लेना या जानकारी मंगवाना अपने पास। इसमें यह भी चीज हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मामले को अपने पास मंगवा सकता है। किसी भी कोर्ट ने कोई भी फैसला दे दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है और देखता है कि क्या इसमें निचली अदालत ने कोई गलत फैसला तो नहीं दे दिया है, और अगर गलत फैसला है तो उसको क्या करेगा? उसको बदल देगा। साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक मामला है वो किसी कोर्ट में चल रहा है, उसको उस कोर्ट से ट्रांसफर करके किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा, ताकि मामला सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ और न्यायपूर्वक तरीके से जल्दी हो। इस बात को कैसे समझोगे? समझो, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी इलाहाबाद के ही कोई मंत्री का, बहुत बड़ा मंत्री है कोई, उसका केस आ गया है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद के किसी बहुत बड़े मंत्री का केस आ गया है। अब होगा क्या? क्या आपको लगता है वो हाई कोर्ट ईमानदारी से उसका केस सुन पाएगा? ईमानदारी का मतलब यहाँ है, क्या पता उस हाई कोर्ट के जज को डराया जाए, धमकाया जाए, क्या पता वो मंत्री बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का हो, उसने बहुत से लोगों के मर्डर करे हों, बहुत से लोगों की भीषण तरह से हत्या करी हो, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ ना पाया हो। समझ रहे बात को? क्या पता कोई ऐसा केस आ गया हो। तो आपको क्या लगता है कि उस हाई कोर्ट का जज ईमानदारी से या बिना डरे, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रेशराइज बहुत हो जाएगा, समझ रहे हैं, वहां पर वो केस क्या लगता है आपको पूरी तरीके से या बिल्कुल सही तरीके से पूरे एक पैटर्न में, लीगल वे में चल पाएगा? तो ऐसा ना हो, इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो ऐसा है, वहां भी इंसान ही बैठे हैं, ऐसा है, जज साहब के ऊपर भी बहुत सा दबाव बना रहे होंगे, क्या बात, उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, उनके ऊपर कुछ जानलेवा हमला ही कर दें, है ना? तो ईमानदारी से कहाँ बन पाएगा काम? तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको मान लो भेज देता है पटना में,
पटना हाई कोर्ट, मतलब यह हम ये कह सकते हैं कि बिहार भेज दिया। इसी वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद से पटना में ट्रांसफर कर दिया। अब ये मामला कहाँ सुना जाएगा? पटना के हाई कोर्ट में, मतलब बिहार के हाई कोर्ट पटना में। अब वहां पर तो पूरा तरीके से हो जाएगा। वो मंत्री हैं यूपी के हैं, उनकी यूपी में चलती होगी गुंडागर्दी, यहाँ थोड़ी है। पटना के हाई कोर्ट के जज थोड़ी डरेंगे उनसे। तो आई बात समझ में? तो सरसरी का मतलब ये है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। किसी मामले में अगर ऑलरेडी फैसला हो चुका है किसी कोर्ट के द्वारा, तो उस फैसले की निगरानी या दोबारा से एक बार उसको एनालाइज कर सकता है कि अगर कहीं गलत फैसला तो नहीं दे दिया किसी निचली अदालत ने, और गलत है तो उसको सुधार देगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है इसमें कि कोई भी केस को किसी भी कोर्ट से किसी दूसरे राज्य की कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है। यही कहता है आपका सरसरी, या जिसको आप कहते हैं हिंदी में उत्प्रेषण। यहाँ पर ये लिखा नहीं है मैंने, क्या लिखा होगा वैसे? चलो दोबारा लिख देता हूँ, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। उत्प्रेषण, ठीक, ये सरसरी का हिंदी में मतलब समझ गए दोनों बातें? मैंने आपको सारा बता दिया, आप इसको लिख लेना जैसे सब मैंने बोला है। ठीक है, तो ये आपने देखी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचार क्या क्या थे, मैंने आपको सारे बता दिए, है ना। संवैधानिक उपचार क्या क्या थे मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं, और इनकी संख्या मैंने आपको बताई 5 है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट और सरसरी। एक था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था प्रतिषेध। ठीक है, सॉरी, पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था परमादेश, तीसरा था प्रतिषेध, चौथा था आपका अधिकार परीक्षा, और पांचवा था आपका जो भी हमने पढ़ा उत्प्रेषण हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से देख ली। पूरा हमने चैप्टर में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने फंडामेंटल राइट समझा क्या थे कैसे थे, फिर हमने देखे कि फंडामेंटल राइट हमारे 6 हैं, 6 कौन कौन से थे उन सबको हमने समझा एक एक करके। फिर हमने आखिरी में क्या देखा, अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो संवैधानिक जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचार है, जो आखिरी में हमने अभी पढ़ा है, इसमें क्या क्या था। इसमें हमने 5 तरह की रिट देखी जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। रिट मतलब ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के आदेश जारी करता है। 5 तरह के आदेश डिपेंड करते हैं कि मामला कैसा है, किस तरह का मामला है, उस मामले के अकॉर्डिंग वो अपनी रिट जारी करता है, और वो सबको माननी होती है। आप सभी इतने समझदार हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हर किसी को मानना होता है। ठीक है, तो मैंने उसी में आपको बताया हेबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट और सरसरी, ये 5 तरह की रिट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ताकि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हमने देख लिए भाई क्या है, लेकिन क्या पता कोई जब इनका उल्लंघन करेगा तो उसके बारे में भी तो बताओ। वही बातें हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत लिखी गई हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारा राइट है कि संवैधानिक उपचार लेना हमारा अधिकार है, तब जब हमारे संविधान में लिखे हुए मूल अधिकारों का जब भी कोई हनन करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, आई होप सबको सब समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर हो गया है पूरा कम, है ना। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है, इसके बाद अब हम उस वाले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, टिल देन आप सभी इस वाले चैप्टर को अच्छे से देखिए और इसमें अपने नोट्स बनाइए। और इसमें अब कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपके लिए स्किप करा हो, सारी बातें आपकी इसमें आ चुकी हैं। और परीक्षा में अगर आपके पास कोई सवाल आएगा तो आप निश्चित तौर पे, मुझे विश्वास है, बहुत अच्छे अंक उसमें प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।